सो हे गाइस व्हाट्सअप। सो चैप्टर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन क्लास 8 का। तो इसमें सबसे दूसरा चैप्टर करना, इससे पहले हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ लिया था और उसमें करीब 5 लेक्चर थे और एक स्पेशल लेक्चर था जो कि जिसमें मैंने बताया था कि क्यों किसी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होता है, क्यों किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। जैसे 87 से ज्यादा जिसका भी एटॉमिक नंबर है वो अनस्टेबल होता है अधिकतर बार। तो मैंने उस लेक्चर को एक स्पेशल बनाया था, तो प्लीज जाकर देखना। 6 पार्ट प्लेलिस्ट बना दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब आते हैं सेकंड चैप्टर पर। देखो मेन जो है, तुम चैप्टर ये मत सोचना कि बस चैप्टर पर चैप्टर खत्म हो रहा है, तुम उसको एंजॉय करो और प्लस में उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो। जैसे कि अभी जो ये बताने जा रहा हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इंडियन क्लासिफिकेशन भी बताने जा रहा हूँ इसमें मैटर का। अधिकतर जितना भी यूट्यूब या इंटरनेट पर जो भी इसके बारे में वीडियोस हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को लेकर, उसमें केवल वेस्टर्न साइंटिस्टों ने क्या कहा इस बारे में बताया गया है, लेकिन इंडियन क्लासिफिकेशन को बहुत ही इग्नोर किया गया है। सो मैंने करीब 2-3 पेपर पढ़ी थी प्रोफेसर की, इंटरनेट पर था, तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। मुझे लगा कि इसको आपके सामने पेश करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं होता इसको बनाने के लिए तो मैं इस चैप्टर का नाम रखता माइंड एंड मैटर। ठीक है, माइंड एंड मैटर। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो इस मैटर को तो ये कौन पढ़ रहा है? आपका माइंड पढ़ रहा है। तो फिर माइंड को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैटर को पढ़कर और माइंड को नहीं पढ़ोगे तो ये अधूरा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आ रही बात समझ में? तो खैर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि क्लास 8 में आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। ठीक है, जानने की जो इच्छा है वो पैदा हो। ठीक है, एक खोज प्रवृत्ति पैदा हो। ये नहीं कि बस पढ़ते गए। वो तो मैं भी पढ़ा दूंगा कि मैटर है, मैटर क्या होता है। तो मैटर कोई भी ऐसा चीज जो मास होता है, जिसका मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, इनर्शिया होता है, ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है, जो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, वो मैटर होता है। फिर हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन आ जाते हैं मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस है, और उसके बाद फिर खूब से खूब प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में 5 प्रकार के आती है फिजिकल इसका कंपोजिशन है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका और फिर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट, ये सब कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है। उसके बाद हम इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, कंडेंसेशन देखते हैं, इवापोरेशन देखते हैं, सब्लिमेशन देखते हैं, लिक्विफिकेशन देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं, और इस तरह से फिजिकल स्टेट खत्म होता है, केमिकल में आ जाते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आते हैं। तो हमें केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्योर और मिक्सचर। ठीक है, प्योर और मिक्सचर में, तो प्योर में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में अति कर देते हैं, और मिक्सचर को हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में। इस तरह से आपका चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इस तरह से नहीं होगा ना। और फिर मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल पढ़ा देते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी आपको करवा देते हैं। ये रहा जैसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ एक जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये रहा मिक्सचर खत्म हो गया, और आपका चैप्टर सेपरेशन था, सॉलिड का सेपरेशन, सॉलिड लिक्विड का सेपरेशन, लिक्विड का सेपरेशन, लिक्विड गैस का सेपरेशन, ये सब करवा के गैस का सेपरेशन, और चैप्टर खत्म होता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह से खत्म हो चैप्टर। मैं चाहता हूँ कि चैप्टर ये खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, ये इनफैक्ट आज तक कोई इसको खत्म ही नहीं कर पाया, इसमें खोज हुआ ही नहीं अच्छा से। अभी चल रहा है इस पर जो ये क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जो सीमा है, उस वहां पर जमीन के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। CERN, CERN, अब सर्च करना, CERN सेंटर पे रिसर्च चल रहा है। ठीक है, और उसमें आप पढ़ोगे ना, उसमें करीब बहुत हाई स्पीड प्रोटॉन को आपस में टक्कर कराया जा रहा है। हर एक सेकंड लगभग 4 लाख बारी, 4 लाख या 40 लाख बार उसको टक्कर कराया जा रहा है, हाई स्पीड प्रोटॉन्स को। मतलब वहां कोशिश ये की जा रही है उस लेबोरेटरी में, बहुत बड़ा लेबोरेटरी है, वहां इंडियन साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए जो बिग बैंग के समय थी। ठीक है, आज से लगभग 13 अरब साल पहले इस धरती का क्या हुआ, लगभग निर्माण हुआ। ठीक है, लेकिन इस धरती पर जीवन कब से आया, 4.5 अरब साल पहले, लगभग 4.5 अरब साल। लेकिन धरती का निर्माण 13 अरब साल पे, मतलब जो ब्रह्मांड का निर्माण 13 अरब साल पहले हुआ, लेकिन इस पृथ्वी को लगभग 3.5 या 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का हुआ। तो जब 13 अरब साल पहले, अभी हम केवल ब्रह्मांड पर स्टिक करेंगे, पृथ्वी पर नहीं, तो जब 13 अरब साल पहले बिग बैंग विस्फोट हुआ, जो कि अधिकतर साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स जो बना वो इसी विस्फोट के कारण बना। तो बिग बैंग के पहले क्या था? ठीक है, और बिग बैंग का विस्फोट कैसे हुआ, ऐसा कैसे, मतलब पहले उसी समय बिग बैंग का विस्फोट क्यों हुआ। और फिर हम मैटर जो है वो बहुत बड़ी मतलब चीज है। ठीक है, कोई मैटर अब
मैटर और माइंड जो चीज है, ये इंडियन फिलोसफी में बहुत लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है। आ रही बात समझ में? सो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, बिग बैंग का। तो बिग बैंग में क्या हुआ, तो इसके लिए आप अधिकतर जानकारी के लिए आप जा सकते हो वेबसाइट पे, विकिपीडिया वगैरह पे बिग बैंग के बारे में पढ़ सकते हो कि विस्फोट हुआ, फिर बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ, तारे टूटे तो तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ और एस्टेरॉइड्स का निर्माण हुआ, और वे अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक जितना हमने ब्रह्मांड को ऑब्जर्व किया है, उस ब्रह्मांड की जो डायमीटर है वो 13 अरब लाइट ईयर है, ठीक है। 13 अरब लाइट ईयर है। अरे समझ में, मतलब 13 बिलियन लाइट ईयर डायमीटर है अब तक जितना हमने, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं बता दे रहा हूँ, 1 लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि जो एक प्रकाश है, यानी जो लाइट है, जिसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना चलती है प्रकाश, 3 × 10⁸ मीटर। तो यही प्रकाश एक साल में कितना चलेगी, मतलब कहने का मतलब एक साल में कितना चलेगी। तो देखो, एक सेकंड में इतना चल रही है, तो एक घंटा में कितना सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब दिन भर में 24 घंटे होते हैं, तो गुने 24 कर देंगे, क्योंकि ये एक घंटा में इतना चलती है, गुने 24 कर दिए। लेकिन अब एक महीना में कितना, लगभग 30 दिन, ठीक है, 30 दिन मान लिए, तो गुने 30 कर दिए। आ रही बात समझ में। लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो ये 12 कर दिए। तो एक साल में ये प्रकाश इतना चलेगी, ठीक है, इतना मीटर चलेगी। तो यही 1 लाइट ईयर होता है। इसको किलोमीटर में बदल देना, और तो समझ रहे हो। लेकिन जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट कहते हैं, उनके अनुसार ये है कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो इनफाइनाइट है, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो अनंत है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैटर का जन्म आखिर वहीं से न हुआ, जो भी विस्फोट हुआ, बिग बैंग जो थ्योरी है, ठीक है, यूनिवर्स में जो ब्लैक होल्स, हम लोग सन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूजन के बारे में, एनर्जी का जो भी फॉर्म है, लाइट है, हीट है, साउंड है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। सो आखिर ये मैटर का उत्पन्न कहाँ से हुआ? मैटर का डिफिनेशन केवल मैंने कह दिया, मास है, स्पेस है, जो इनर्शिया मतलब क्या होता है कि अगर वो रुका हुआ है तो रुके रहना चाहता है, और अगर चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। इनफैक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो मैंने डायनेमिक्स में कहा था, वहां पर जो इनर्शिया है, वही इनर्शिया, यही वाला इनर्शिया है। फिर ग्रेविटी क्या, तो ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है। ये सब ये क्या है, मैटर है। कॉपी कलम जितने भी चीजें सब मैटर है। कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यानी कि बोलने का मतलब कि एनर्जी कंजर्व रहता है मैटर का। मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो मैं बस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात करना चाहता था इस बारे में कि आखिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बात है। तो इंडियन में जो कहा जाता है कि जो कोई भी मैटर क्या है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, वो किन किन इंटरेक्शन के बीच में चल रहा है। आपका मन, यानी ये जो माइंड है, और प्लस ये माइंड जो सोच रहा है, किस पर सोच रहा है, ये मैटर पर खोज कर रहा है। हमने बहुत सारी खोजें की। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक की खोज की, ठीक है, E बराबर mc² दिया। न्यूटन ने फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन दिया। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बहुत सारे काम दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बहुत सारे काम किए। प्लैंक्स कांस्टेंट, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, यही फिजिक्स में केमिस्ट्री में लेविजियर, प्रिस्टले, और भी कई केमिस्ट हैं, कई मैथमेटिशियन हैं। तो वे खोजे नहीं, तो वे किस पर अपना ध्यान कर रहे हैं, मैटर पे ध्यान कर रहे हैं। और कौन ध्यान कर रहा है, हमारा माइंड कर रहा है। तो ये माइंड और मैटर आपस में किस तरह से इंटरेक्ट होते हैं, आ रही बात समझ में। तो एक फेमस है, जैसे कि कोई भी थॉट है आपका, ठीक है, थॉट यानी आपकी सोच। आपको पता है इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है, इस दुनिया में सबसे फास्ट कौन सी चीज चलती है? आप सोचोगे लाइट, ये सब चीज है ना, लेकिन दरअसल गलत है। दरअसल आपका जो मन है वो सबसे फास्ट है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अभी धरती पर, अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं तुरंत सोचा कि सूर्य पर न्यूक्लियर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा एनर्जी डेवलप हो रहा है, फोटोस्फीयर में इतना सेंटीग्रेड हीट होगा। तो मेरा मन तुरंत, जैसे मैंने सूर्य के बारे में सोचा, तुरंत सूर्य पर पहुंचा। आ रही है समझ में। मैं भले मेरा फिजिकल बॉडी सूर्य पर अभी नहीं है, लेकिन मेरा मन वहां पहुंच गया। तो पहुंचने में कितना सेकंड भी नहीं लगा होगा। लेकिन अगर इस लाइट यहाँ से सूर्य को यहाँ तक पहुंचने के लिए, अर्थ तक पहुंचने के लिए उसकी लाइट को कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड, ऐसा कुछ लगता है ना।
8 मिनट 30 सेकंड, क्योंकि सूर्य की दूरी यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो 8 मिनट 30 सेकंड लगभग इतना मुझे लगता है कि समय लगता है सूर्य की किरण को पृथ्वी पर। तो लाइट को भी कुछ न कुछ समय लग रहा है, और लाइट की स्पीड भी एक फाइनाइट नंबर है। क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा जो विचार है, उसकी स्पीड कितनी है? इन्फिनिटी। उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, अनंत है। इससे तो फिजिक्स में एक अथी है, मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चल रही हो तो इसका मतलब यह है कि वह कभी रुकेगी नहीं। और यही बात तो हमारे थॉट के साथ भी होता है, यही बात तो हमारे माइंड के साथ भी होता है कि वो जो थॉट है, आप कंसंट्रेशन भी करते रहते हो, जब भी ध्यान भी करते हो, तो थॉट रुकती नहीं है। आ रही बात समझ में? और थॉट रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड लाइट से भी बड़ी है। और ऐसे पार्टिकल्स को फिजिक्स में क्या कहते हैं, जो लाइट से भी मतलब बहुत तेजी से चलती है? टैकून्स, TACYHONS। ठीक है, टैकून्स कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैं सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चे ध्यान दो, सिलेबस से ज्यादा जरूरी ये है कि मतलब तुम्हारे अंदर एक ऐसा जिज्ञासा हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें इंटरनेट पर नहीं है। आ रही बात समझ में? तो टैकून्स है, तो एक साइंटिस्ट ने खोज किया, वो सोच रहा था कि मैटर से हम टैकून्स को बनाएं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि मैटर से टैकून तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन जब भी माइंड में ही टैकून्स जैसे कुछ पार्टिकल्स जरूर होंगे जो इतने स्पीड चल रहे हैं, जिनकी स्पीड इन्फानाइट है। आ रही बात समझ में? और ये जो टैकून्स है, जब हमारा मैटर से जब इंटरेक्शन करता है, अरे ठीक है, मैटर से जब इंटरेक्शन कर रहा है, तभी ये जो वर्ल्ड है हमें एक रियलिटी के तौर पे परसेप्ट होता है। यानी माइंड प्लस मैटर, ठीक है, तब जाके वर्ल्ड हमें रियलिटी की तरह लगता है, वर्ल्ड की तरह रियलिटी की तरह लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने नोट्स भी बनाया आपके लिए, देखो। Within Indian tradition, it is believed that reality as a kind of universal state function transcends the separate category of space, time and matter and observation। ठीक है, अब इंडियन में हम क्या देखते हैं कि कोई भी चीज 5 तत्वों से बनी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो ये जो पृथ्वी है यही सॉलिड स्टेट है, जल जो है लिक्विड स्टेट है, और ये जो वायु है वो गैसियस स्टेट है। लेकिन बाकी जो स्टेट है जो है स्काई यानी आकाश, ठीक है, आकाश, और एक और कौन सा है? अग्नि जो है ये रेडिएशन कहते हैं इसको, मतलब ऐसे तो फायर कहते हैं, लेकिन अगर जब मैटर पढ़े हो तो उसको रेडिएशन के तौर पर लेते हैं। मैं जब पेपर्स पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर कुछ कि आखिर इंडियन जो सिस्टम ऑफ थॉट्स है उनका मैटर पे क्या सोचना है, तो आकाश और अग्नि ये बहुत ही मतलब इसको मॉडर्न साइंस ने लिया ही नहीं है अपने मैटर स्टेट में। कभी आप पढ़े हो आकाश अग्नि के बारे में कि इन चीजों से भी बना होता है, इसका फिजिकल का नहीं पढ़ते। तो कुछ न कुछ कारण होगा कि उन्होंने आकाश और अग्नि को लिया अपने अथी में, आकाश से बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि जाना कि कोई चीज आकाश से कैसे बन सकती है, आकाश तो है ही नहीं। लेकिन आज के मॉडर्न साइंस में आकाश जो स्काई है इसी को ईथर भी कहते हैं। इसके न्यूटन ने भी ईथर के बारे में कुछ बात की थी, आ रही बात समझ में? तो मेरा यह कहना है कि जो हमारा जो चेतन मन है, जो कॉन्शियसनेस है, वो इन्फिनाइट स्पीड से चलता है। और इनफैक्ट योगा शिष्ट में ये एक बात ये भी आता है कि वो जो ऑल इन वन एंड वन इन ऑल, वो जो चीज है वो सभी में एक है और उस एक में ही सभी हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। जब भी माइंड मैटर से इंटरेक्ट करता है, दरअसल एक बहुत फेमस यहाँ पर एक चीज मैं भी बताना चाहूँ कि टाइम कैन नॉट बी एनालाइज, सिंस इंडियन जो सिस्टम ऑफ थॉट है मैटर को क्लासिफिकेशन करने का, वो स्पेस एंड टाइम से अथी होता है, स्पेस प्लस टाइम से अथी होता है। मैं चाहता तो चार्ट आपको दिखाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बना इंडियन जो सिस्टम ऑफ थॉट है उसका मैटर के बारे में क्या सोचना है। और मैटर को कभी भी उन्होंने माइंड से अलग करके नहीं देखा, लेकिन अभी जो मैटर का जो पढ़ाई हो रहा है हर जगह स्कूल में, उसमें हमेशा माइंड को इग्नोर किया जाता है, कॉन्शियसनेस को, हमारा जो चेतन मन है, जो हमारा सजग मन है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये काफी मतलब पंगु बना किया गया है मैटर को। मैटर का मतलब मैटर में हिंदी का मतलब पदार्थ होता है। ठीक है, सो लिखा हुआ है कि टाइम कैन नॉट बी एनालाइज्ड फॉर हाउएवर मच इट इज डिवाइडेड इट सर्वाइव्स इनडिस्ट्रक्टिबल। टाइम को कभी एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे उसे कितने भी भागों में बांट दो, वह इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। एटम तो डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, क्योंकि एटम्स में मतलब
देखो, इट सर्वाइव्स इनडिस्ट्रक्टिबल। टाइम को कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम अभी का टाइम को ले लिए और जब तुम एनालाइज करने लगे, तो जब एनालाइज करके मान लो कुछ रिजल्ट भी आया, तो ये वाला टाइम अब नहीं रहा, अब दूसरा टाइम आ गया। देख लो, टाइम कभी रुक नहीं रहा, टाइम हमेशा एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए टाइम को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉन का जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है ऑर्बिट में, उसके लिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का जो प्रयोग किया था है, तो उसी लिए टाइम को एनालाइज नहीं करते। क्योंकि जिस हम तुम सोचोगे कि मैं इस टाइम को एनालाइज करूंगा और तुम एनालाइज करना स्टार्ट किए, तब तक टाइम तो आगे बढ़ गई। तो तुम कैसे, वो निरंतर बदल रही है, वो कभी रुक ही नहीं रही है। सो टाइम कैन नॉट बी एनालाइज्ड फॉर हाउएवर मच इट इज डिवाइडेड, इट सर्वाइव्स इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है। इन एवरी एटम देर आर वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? योगा वशिष्ठ में। योगा वशिष्ठ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का। उसके तीसरे पार्ट के 20 सेक्शन में ये चीज लिखा हुआ है कि इन एवरी एटम देर आर वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड, यानी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड है। मैं चाहता था कि आप इस बात में थोड़ा सा सोचो, इसको अपने मतलब आप देखो, अपने खुद से जज करो कि आखिर ये चीजें कहाँ तक सही है। और फिर एक चीज ये भी है कि नो लाइट यानी नो टाइम सेंस। जहां लाइट अगर नहीं पहुंच रही है वहां टाइम सेंस नहीं होगा। अगर पृथ्वी पर लाइट नहीं आती तो हमें टाइम सेंस की कोई अथी नहीं होती कि इतना एक दिन में 24 घंटा होता है, एक साल में 365 दिन होते हैं। इस तरह का कोई सेंस नहीं आता अगर लाइट यहाँ सूर्य की लाइट नहीं पहुंचती तो इसलिए ब्रह्मांड में अगर जिस भी ग्रह पे लाइट नहीं पहुंच रही है वहां टाइम का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। फिर एक चीज है कि किधर गया था, एक मिनट। सॉरी फैक्टर इमेज इन फिलोसफी लिटरेचर थॉट इज ऑफ स्टॉपिंग वेरी फास्ट अकॉर्डिंग टू। हाँ, एक चीज ये भी है कि अकॉर्डिंग टू योगा वशिष्ठ, इन न्यू इंफॉर्मेशन डज नॉट इमर्ज आउट ऑफ द इनएनिमेट वर्ल्ड बट इट इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज बिटवीन माइंड एंड मैटर। माइंड और मैटर के बीच में एक्सचेंज जब होता है तो वहीं से जो भी इंफॉर्मेशन जो अति हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, वो यहीं से होता है। जब तक माइंड और मैटर आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो इंफॉर्मेशन डिसिपेट नहीं करेगा। ये जो वर्ल्ड है, जो मैटर का जो वर्ल्ड है, वो खुद से ही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। According to YV, new information does not emerge out of the inanimate world, but it is a result of the exchange between mind and matter. So मुझे लगता है आप उतना नहीं समझोगे, लेकिन क्योंकि क्लास 8 का है, बट मुझे बच्चों पर ज्यादा एक भरोसा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं। मतलब बड़े जो होते हैं थोड़ा सा अकड़ होती है उनमें, क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिए होते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों में एक जिज्ञासा होती है। एक बार एक महान विचारक, एक बहुत बड़े ऑथर थे, D.H. लॉरेंस, वे एक बगीचे में टहल रहे थे और एक बच्चा उनके साथ था। तो उस बच्चे ने पूछा कि आखिर ये जो पेड़ है इनका रंग हरा ही क्यों होता है? तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट होते तो आप कहते हैं कि हाँ, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि ये क्लोरोफिल पेड़ में ही क्यों पाया जाता है? ठीक है, पहला। और एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्लोरोफिल का रंग हरा ही क्यों होता है? ठीक है, क्लोरोफिल का रंग हरा ही क्यों होता है? लाल, पीला, ये सब भी तो हो सकता था। तो ये चीजें, इन सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है। तो एक सीमा है अभी, और मैं चाहता हूं कि आप इसको, अगर आप इसको, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसके और अंदर में जा रहा हूं मुझे और भी चीजें मिल रही है मैटर के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलो कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। फिजिकल कंपोजिशन, अब हम आज के जो आपका बुक में दिया हुआ, ये सब तो बुक में नहीं था, बट फिजिकल कंपोजिशन अब हम देखते हैं किसका, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। देखो 5 तरह की स्टेट अभी पाए गए हैं मैटर्स के। ठीक है, फिजिकल कंपोजिशन जब भी देखोगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन, प्लाज्मा चौथा है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो बोस नाम है वो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर, जो कि इंडियन साइंटिस्ट है। तो इन दोनों को तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे बुक्स में दिया हुआ है। 8 में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 9 या 10 में दिया हुआ होगा। तो मैं इसको काफी और डिस्कस करूंगा, लेकिन मेनली सॉलिड, लिक्विड हो गया, गैस के बारे में पढ़ना है। तो अब तुम सॉलिड को डिफाइन करने की बात कहोगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का डेफिनेशन हमने देख लिया, अब क्लासिफिकेशन होने जा रहा है। तो चैप्टर में मेन 3 ही चीज पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है कि फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन मैटर का, फिर केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा मैटर का, और उसके बाद अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, जैसे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस,
का मिक्सचर होगा तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी आते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट का आपका आएगा, तो वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल कंपोजिशन। तो सॉलिड में क्या होता है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है आपस में बहुत मतलब नजदीक मतलब बहुत इतना नजदीक होते हैं कि मतलब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए सॉलिड का अपना एक डेफिनेट साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है, वे जल्दी कंप्रेस नहीं करते, उन पर प्रेशर का जल्दी कोई असर नहीं होता, ठीक है। और फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट सॉलिड में बहुत कम होता है, सिंस पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक है, तो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा बहुत ही कम होगा। ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ही कम होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा। सॉलिड में भी पार्टिकल्स अपने जगह पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रॉम मोशन करते हैं, लेकिन वो इतना कम है कि वो महसूस नहीं होता है। आएगा समझ में। तो फिर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत कम होगा, क्योंकि मूवमेंट ही बहुत कम है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वे बहुत कम होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का भी आप डिफिनेशन लिख ही लो। आई मीन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन लिखना जरूरी है। क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मॉलिक्यूल्स यानी कि मैटर का जो मतलब उसके और उसके सूक्ष्म में जाओगे तो जो एक चीज मिलेगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, लिख दिया, विच रिटेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब लिक्विड में क्या होता है, तो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड की अपेक्षा, लेकिन गैस की अपेक्षा ज्यादा पैक्ड होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसके पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होंगे। अरे बात समझ में। लेकिन सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा क्लोजली पैक होंगे। अरे बात समझ में। लेकिन इसमें थोड़ा सा दूर दूर होंगे, और गैस में बहुत दूर दूर, ठीक है। ऐसे गैस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसमें ज्यादा होगा क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, काइनेटिक एनर्जी इसका सॉलिड की अपेक्षा में ज्यादा होगा। अब आता है गैस पर। गैस में पैकिंग मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत कम खींचे, तो इसके पार्टिकल्स रैंडमली मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, सब तरह के मोशन गैस में पाए जाते हैं। इसका केवल ऊपर का सरफेस फ्री सरफेस होता है सॉलिड में, ठीक है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है इसमें, लेकिन गैस में हर तरह का सरफेस फ्री सरफेस होता है। सो अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, इसमें बहुत सबसे ज्यादा होता है गैस में। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, किस सॉलिड लिक्विड की अपेक्षा सबसे कम होता है गैस में। पैकिंग मॉलिक्यूल्स सबसे लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है गैस में, ठीक है। तो अब से इस वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और मुझे लगता है कि शायद आपको बोरिंग ना लगा होगा वीडियो। मैंने अपना कोशिश किया है इसको समझाने का, मैटर को। मैं जानना चाहता था कि आखिर अंत में जितना भी हम इसके गहराई में जाए, मैटर है क्या, इसका ओरिजिन ही कहाँ से हुआ। हम तो पढ़ तो रहे मैटर, लेकिन कोई पूछे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो एटम से बने। तो फिर एटम किस चीजों से बने हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मतलब मैं जानना चाहता कि इसको गहराई में जानना चाहता था, और मैं खुद भी अभी इंडियन सिस्टम में जो भी मैटर के बारे में है मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्टर्न जो थॉट है मैटर के बारे में वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। लेक्चर तो बहुत लंबा होता है क्या। आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है, उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, सब्लिमेशन, ये सब देखेंगे। प्योर का और मिक्सचर देखेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे। बस ये चैप्टर है, बट चैप्टर की तरह मत देखना इसको, रोबोट की तरह मत इसको पढ़ना, ठीक है। तुम अपना इसको अथी करना, इसको बिल्कुल मतलब इसको फील करो, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।